अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वियना जौहरी मुज़ाकरात की, जिसमें ईरान की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त का इशारा दिया जा रहा है। जबकि बात करें अगर इसराइल की, तो दावा ये किया जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं ये बिल्कुल भी नतीजा खेज नहीं रहे हैं। आपको ये भी बताएं नाजरीन कि रूस के जो आला मुज़ाकरातकार हैं उनका कहना यह है कि वियना मुज़ाकरात के 7वें दौर में ये पहला मौका है कि वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास मुनक्किद हुआ है। इन मुज़ाकरात में शामिल ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार अली बाकरी ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इंदिया देते हुए कहा कि फ़रीक़ैन इन मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँचने वाले हैं जो एजेंडे में होने चाहिए। तेहरान ने इख्तलाफात के हल के लिए ज़रूरी इस्लाहात और तजावीज़ दीगर फरीकों को पेश कर दी हैं, ताहम उनकी जानिब से किसी किस्म की तजावीज़ या इक़दामात अभी सामने नहीं आए हैं। अली बाकरी बताते हैं कि बाद सियासी खिलाड़ी वियना मुज़ाकरात में तक़रीबी इक़दामात अंजाम दे रहे हैं और गुफ्तगू के अमल पर मनफी असरात मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं। अली बाकरी ने इसे पेशरफ्त करार देते हुए बताया कि शुरू में तो दोनों में इत्तफाक था ही नहीं कि किन मामलात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। नाज़रीन, ईरान के बारे में आपको बताएं कि अमेरिका के जो साबिक़ सदर ट्रंप रहे हैं, उनकी जानिब से मुआहदे से अलग हो जाने के बाद तेहरान पर पाबंदी आयद की गई। अब ईरान इन पाबंदियों का खात्मा चाहता है, मगर बाइडन इंतज़ामिया का कहना यह है कि वो सिर्फ जौहरी प्रोग्राम पर लिए गए साबिक़ सदर के इक़दामात पर मुज़ाकरात करेगी। इंसानी हुकूक और जैसे दीगर मामलात पर लिए गए इक़दामात पर कोई बात ईरान से नहीं होगी। ईरान ने मुज़ाकरात में 2 मुसव्वदे पेश किए हैं, एक पाबंदियों के हवाले से और एक उसकी जौहरी सरगर्मियों के हवाले से। अब ये मामला क्या है, मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, क्या रिज़ल्ट निकलना चाहिए था, रिज़ल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। जी, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के असद महमूद साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद महमूद साहब। असद साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। असद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि एक जानिब से ये कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि जी मुस्बत पेशरफ्त हुई है, इजराइल ये कह रहा है कि कोई नतीजा ही नहीं निकला है। चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि ईरान ने तजावीज़ दी हैं, दूसरी जानिब से कोई तजावीज़ ही सामने नहीं रखी गई हैं। ये सारा सिलसिला एक जानिब, फिर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान पर धमकियाँ जो हैं, दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो दीगर जो ममालिक हैं वो चाहते क्या आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए ना, ये जो मुआहदा हुआ था जौहरी मुआहदा के, जिसमें ईरान को कहा गया था जी कि उन्होंने यूरेनियम की इनरिचमेंट को इस हद तक नहीं लेके जाना कि वो एटमी हथियार बना सकें, और उसके ऊपर बड़ी स्ट्रिंजेंट मेजर्स इन्होंने इम्पोज की थी। और बदले में उन्होंने कहा था जी कि जो सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, यूनियन की हैं या यूनाइटेड नेशन की हैं, सैंक्शंस हम हटाने जा रहे हैं। अच्छा, ये मुआहदा तो नेचुरली जुलाई 14, 2015 को हुआ था। इसको 20 जुलाई को उसी साल 2015 में यूनाइटेड नेशन इसकी तौसीक की, और फिर इस पे इम्प्लीमेंटेशन एक लिहाज से इससे बड़ी इन डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन हुई। कोई 159 पेजेस की ये एग्रीमेंट, इसके साथ साथ अटैचमेंट, समरीज, बहुत सारी चीज़ें लगी थी इसके साथ। सर्टली ये चलता रहा। फिर जिस तरह मैंने अभी बताया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर के डोनाल्ड ट्रंप ने आके 2018 के अंदर न सिर्फ ये जौहरी मुआहदे से यकतरफा तौर पे वो खुद को निकाला, बल्कि उससे हट के भी और दूसरी पाबंदियां भी ईरान के ऊपर लगा दी, और इंसानी हुकूक की पामाली की आड़ के अंदर कुछ और चीज़ें एक लिहाज से आती थी। एंड सर्टली आप 2018 से लेके 2021 ऑलमोस्ट 3 साल का ये पीरियड गुजर चुका है। बहुत नुकसान हुआ एक्चुअली, मैं कहूँगा आपके ईरान का, बट इसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि ईरान ने अपने आप को कायम रखा और फिर वो आगे चलता चला गया। अब जो ये मुज़ाकरात का दौर हुआ है, ये तो उनका एक्चुअली आप कह सकते हैं कि 7वां दौर हुआ है। 6 महीने का गैप बीच में आया। वाई इट इज़ सो कि वहाँ पर ईरान के अंदर इलेक्शन हुए, नई हुकूमत, नए प्रेसिडेंट उनके आए, और अच्छा ये वो हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ये ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। राइसी के बारे में ये बात करते हैं कि जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं वो मतलब ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, बट उनका ये कहना है कि ये ईरान का गोल है कि हाँ, हम जो अमेरिका इसमें से निकला था इस मुआहदे के अंदर से, उसको बीच में आना चाहिए और हम इसी तरह दुनिया के साथ या यूनाइटेड नेशन के साथ चलना चाहते हैं। अच्छा, अब ये 7वां दौर पिछले वीक में कंक्लूड हुआ। सर्टली इन बिटवीन ये जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उससे पहले ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ईरान ने अपने बहुत सारे इसके अंदर जो इससे पहले जो छठा इनका दौर हुआ था, और उसके अंदर जो उसने अपनी सिफारिशात एक लिहाज से डाली थी, तो उससे के थोड़ा सा और आगे आया कि नहीं जी, अब तो जो है वो तमाम चीज़ों के ऊपर, इट इज़ नॉट ओनली जौहरी मुआहदे से इनको नहीं निकलना है, इन साथ आना है, बल्कि इसके अलावा भी जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियां लगाई थी वो उसको ख़त्म होना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा जी कि हाँ, उसके ऊपर जो बाइडन का ये था
कि नहीं जी हम तो सिर्फ जौहरी मुआहदे के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बाकी किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन अगर करनी होगी मे भी तो वो बाद में एक लिहाज से करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखें ना, मुआहदे के कौन थे, एक तो P5 जो आते हैं, फिर जर्मनी उसके अंदर एडेड था। अच्छा, अमेरिका तो निकल गया था, लेकिन ये पांचवा एक लिहाज से उनके साथ कायम रहे। मौजूद अब जी बिल्कुल, अब जब ये सातवां दौर हुआ तो इन बिटवीन एक स्टेज ऐसी आई, और सर्टली इसके पीछे इजराइल का भी आप हाथ देखते हैं। इजराइल का एक लिहाज से प्रोपेगेंडा वॉरफेयर तो चल रही है। उनका एक अखबार आया, उनका जी कि नहीं वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और इवन उन्होंने ये कहा, और इवन यूनाइटेड नेशन की जो वो IAEA वाले हैं कि जो जौहरी हथियारों पे नज़र रखते हैं, इनरिचमेंट के ऊपर ईरान की नज़र रखते हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है इन P5+1 को कि जी ईरान जो है वो ऑलमोस्ट 60% की हद तक यूरेनियम की इनरिचमेंट के ऊपर ये जा चुका है, और अगर ये कुछ और टाइम दिया गया तो डेफिनेटली वो प्लस 90% पे जाके, और जिस तरह के इकदाम वो कर रहा है, तो हाँ, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू डेवलपमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि पिछले वीक के अंदर हुई। अच्छा, इसके अंदर रशिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक स्टेज इन बिटवीन मुज़ाकरात के अंदर ऐसी आ गई थी कि ऐसा लगता था कि ये मुज़ाकरात ख़त्म होने जा रहे हैं, लेकिन फिर रशिया ने बीच में ईरान के साथ, दे आर हैविंग वेरी क्लोज टाइज विद ईच अदर, और अगेन दे केम एक्चुअली उसके अंदर, अब जब इनके कंक्लूड हुए मुज़ाकरात जुम्मे वाले दिन, तो अब अगले वीक में ये दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, और सैटली वो चीज़ें जहाँ पे उन्होंने छोड़ी थी इसी को एक लिहाज से आगे लेके चलेंगे। लेकिन जो आपको बुनियादी चीजें आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बयान ये भी सामने आता है अली बाकरी की जानिब से कि बहुत सारे ममालिक जहाँ पर ये चाह रहे हैं कि मामलात आगे बढ़ें, बेहतर अंदाज में हल हो पाएँ, वहाँ कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो तखरीब कार का किरदार अदा कर रहे हैं। ये किन ममालिक की जानिब असद महमूद साहब इशारा कर रहे हैं? फिर उन ममालिक के क्या मकासद हो सकते हैं अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, उनका क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि जो तकरीबकारी का किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है वो इजराइल है। नो अदर कंट्री अदर देन इजराइल, और सो मच सो कि इजराइल आर्मी तो दे आर एक्चुअली, उनके प्लान प्रिपेयर्ड है, एंड दे से कि वी आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड टू अटैक ऑन ईरान। यहाँ तक अगर ये इनके मुज़ाकरात नाकाम होते हैं या आगे नहीं चलते इस दौर से जो इस वीक होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं हम तो अटैक करने जा रहे हैं लिहाज से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है, बहुत सारी इससे पहले अगर आपको याद हो, जुलाई 2015 के अंदर जब ये एग्रीमेंट हुआ था ईरान के ऊपर चेक एंड बैलेंस का, तो उसके अंदर जो GCC के ममालिक थे, मिडल ईस्ट के जो ममालिक थे, वो उनका ये कहना था कि इसके खिलाफ थे जी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बट ये अगले 6 सालों के अंदर स्पेशली, और अब जिस तरह मिडल ईस्ट की सिचुएशन बदली है, यानी आप देखें 6 दिसंबर को जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं UAE के, ही वॉज देयर इन ईरान। अच्छा, इसी के साथ और उनकी बड़ी बेहतर और मीनिंगफुल डायलॉग एक लिहाज से एक दूसरे के साथ हुए हैं। लाइकवाइज इराक बीच में सालिस का किरदार अदा कर रहा है, और सऊदी अरब और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं वो भी एक लिहाज से बगदाद में हैं। दो उनकी स्पीड इतनी बेहतर नहीं है, बट इसके बावजूद यू आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। सो GCC का ये कहना है कि अगर ये अमेरिका इस जौहरी मुआहदे के बीच में आता है और ईरान को वो रोकते हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, बिकॉज दे ऑल आर रेडी कि जी हम ईरान के साथ तिजारत करने को। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा असद महमूद साहब कि बरतानिया को क्या एतराज़ात हैं? बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा क्यों इस तरह से बढ़ चढ़ कर बयानात देते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्यों बार बार ईरान को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रेशर तो अमेरिका भी डाल रहा है, प्रेशर इजराइल भी डाल रहा है, फिर बरतानिया को इसमें इस तरह का किरदार अदा करने की क्या ज़रूरत है? G7 ममालिक का इजलास होता है वज़ीर ख़ारिजा का, उस समय जो सबसे बड़ा बयान सामने आता है वो बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से सामने आता है। उनके क्या मकासद हैं? वो चाहते हैं दर हकीकत कहीं ना कहीं कि ईरान तमाम शराइत मान ले, मामलात सही हो जाएं, या बरतानिया भी कुछ ना कुछ ऐसा किरदार अदा कर रहा है जिस पे बाकरी ने खुद आज एतराज़ उठाया? देखें ना, बरतानिया ने तो बड़ा मेजर रोल प्ले किया डिस्ट्रक्शन ऑफ मिडल ईस्ट के अंदर, चाहे आप लीबिया की बात करते हैं, सीरिया की बात करें, और फॉर दैट मैटर इराक की बात करें। लेकिन इस सारे कज़िये के अंदर क्योंकि G7 का जो होस्ट कंट्री दिस टाइम इट वाज बेसिकली द UK, तो यूके की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि टाइम इज रनिंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ ईरान, और ईरान को ये दिस इज द लास्ट चांस, एंड इफ दे डोंट कैच इट तो सर्टनली दे शुड बी रेडी फॉर मोर प्यूनिटिव मेजर्स। एक्चुअली ये उनका कहना था, और बात आपकी वही है, बुनियादी सवाल जो पहला था आपका, इट इज़ टू प्रेशराइज ईरान। ईरान को वो किसी सूरत में भी, चाहे वो बाजू मरोड़ के, चाहे वो धमकी दे के, प्रेशराइज करके, इट इज़ नॉट ओनली
फ्रांस की तरफ से भी ऐसा ही बयान है, जर्मनी की तरफ से भी इसी तरीके से है, और इवन यूके का तो आपने तज़किरा किया, और अमेरिका जो है वो तो बिल्कुल तैयार बैठा जी कि अगर ये ऐसा नहीं होता, ईरान इनकी बात नहीं सुनता या मानता, तो डेफिनेटली दे कैन गो टू द नेक्स्ट असद लेवल। महमूद साहब, ये हो सकता है कि ईरान पर हमला हो? सुनते तो देखें ना, हम कई दहाइयों से चलते चले आए, सुनते चले आए जी कि ईरान पे फलां हमला करेगा, फलां हमला करेगा। ईरान और इराक की जो वॉर हुई वो तो सबके सामने है। इससे हट के तो मेरा ख्याल है वो छोटी-मोटी कोई बात तो ऐसी इससे पहले हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जी कि नहीं वो बिल्कुल हॉस्टिलिटीज़ जो हैं वो खुल जाएँ, सारा जो कुछ भी है। बिल्कुल आपको इज़राइल की ये धमकियाँ नज़र आती हैं, इज़राइल के पीछे अमेरिका आपको साथ खड़े नज़र आता है, बट आई वुड सिंपली से नौयत इससे पहले असद महमूद साहब कभी ऐसी हुई है जैसी अभी है? अमेरिका भी है, हाँ, इसराइल भी है, बरतानिया भी शामिल हो गया है, दीगर जो ममालिक हैं उनके वज़ीर ख़ारिजा भी ऐसी ही कुछ बात करते हुए दिखाई देते हैं कि ये लास्ट चांस है, आखिरी मौका है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, नहीं मानता है तो फिर ये होगा। और फिर जहाँ वो मानने लगता है वहीं कुछ ममालिक जो हैं वो ये किरदार अदा कर रहे हैं कि वो ना ही माने, मामला सही ना हो पाएँ, इसराइल आप ख़ास तौर पर। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है। सर्टेनली इस तरह की सिचुएशन पहले नहीं थी। इसमें तो हम ये कहने को कह सकते हैं कि ईरान के जो एटमी साइंसदान थे, उनकी जो साइट्स थी, उसके ऊपर इज़राइल ने कई दफ़ा अटैक किया, और इवन उनके सही। बहुत से साइंसदानों को, जिसको कहते हैं कि इवन असैसिनेशन के अंदर वो चले गए। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट वेरी इंस्टेंस कि जिसके अंदर आप यूके को साथ देख रहे हैं, इज़राइल और अमेरिका को एक लिहाज से साथ देख रहे हैं, और इवन जो जर्मनी है और फ्रांस है, उनका रवैया बड़ा एक पॉजिटिव होता था। हल्का-हल्का उनको भी आपने देखा कि वो उनके रवैये के अंदर भी सख्ती या तल्ख़ी एक लिहाज से आती नज़र आ रही है। एंड देखिए, सर्टेनली ये दिस इज़ नॉट। सख्ती, ये तल्ख़ी हम देख रहे हैं ईरान की जानिब से। अब कोई नरमी दिखाई जाएगी, या आपको लगता है कि नहीं जो उसका मौक़िफ़ है हमेशा की तरह जैसे वो डटा रहा है, अब की दफ़ा भी डटा रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं अब इतनी सारी सूरत हाल इसको देखते हुए कहीं न कहीं 1-2 स्टेप उसको वापस जाना पड़ेगा? मैं फ़ील करता हूँ कि ये बेसिकली बैटल ऑफ विट्स की आप ये कह सकते हैं, नर्व्स की ये ओवरऑल ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि जिसके अंदर कौन-सा फ़रीक किस तरीके से प्रेशराइज़ करके अपना काम निकलवा सकता है। मैं ये फ़ील करता हूँ कि सर्टेनली ईरान को साथ चलना पड़ेगा, और ईरान तो इससे पहले भी कहता चला है कि हम बिल्कुल जो पाबंदियाँ हमारे ऊपर हैं, हम उसको मानने को तैयार हैं, एनरिचमेंट को हम एक लिहाज से ख़त्म करते हैं, और यूएसए को जो है वो उस मुआहदे के अंदर आना चाहिए, और हम पे पाबंदियाँ और जो सैंक्शन लगी हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। 1-2 चीज़ें वो रह जाती हैं, सर्टेनली वो जो इंसानी हकूक़ की बात होती है, कुछ इस तरह के इंटरनल मामलात आ गया है जो। कि जी उस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बाकी कहीं न कहीं कोई लचक दिखाई जा सकती है, बट लेट्स सी, अभी तक तो कोई तजावीज़ ही नहीं आई है ना दूसरी जानिब से। बहरहाल असद महमूद साहब, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, ख़ास तौर पर बात कर रहे थे ईरान के मामले को लेकर, जो भी जौहरी मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको लेकर। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, अमेरिका अब थ्रेट करता हुआ दिखाई देता है हमें ईरान को कि जी अगर आप इन मुज़ाकरात में नाकाम हो जाते हैं, हमारी बातें नहीं मानते हैं या वो नहीं करते हैं जो हम चाह रहे हैं, दीगर ममालिक चाह रहे हैं न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ को लेकर, तो फिर हम आप पर अटैक, इजराइल कह रहा है कि हम आप पर अटैक कर सकते हैं, अमेरिका की उसको सपोर्ट हासिल होगी। बरतानिया भी बार बार ये कहता दिखाई दे रहा है कि आखिरी मौका है, लेट्स सी मामला कहाँ पर बैठते हैं, हल होते हैं नहीं होते हैं, जो भी सिचुएशन रहेगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने इससे पहले भी बहुत सारे ममालिक को इस तरह की धमकियाँ दी, न सिर्फ धमकियाँ दी बल्कि उन धमकियों पर अमल दरामद भी किया। एक ऐसा ये मुल्क जो इस धमकी का, जो इस हमले का शिकार हुआ, बहुत बुरी तरह से शिकार हुआ, वो है अफगानिस्तान। आज हमें आपको अपडेट करना है अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर। नाज़रीन, पाकिस्तान के आलमी सतह पर बयानिए की जीत हुई है, और पाकिस्तानी क़यादत ने, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से अफगानिस्तान में मुमकिन इंसानी अलमिया के जन्म लेने का मामला आलमी रहनुमाओं के सामने उठाया है। अब हम ये देख रहे हैं नाज़रीन कि आलमी सतह पर जो कोशिशें की गई हैं पाकिस्तान की जानिब से, इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है। अफ़गान अवाम के लिए दीगर ममालिक जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और इसी सिलसिले में मज़ीद $1.92 लाख अफ़गान मरकज़ी बैंक को मौसूल हो गए हैं। काबुल में अफ़गान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक उनकी कोशिश होगी कि अमरीकी डॉलर्स के मुकाबले में अफ़गानी करेंसी को मुस्तहकम किया जाए। ये रकम खुराक, सेहत और तालीम के शोबे पर खर्च की जाएगी। अफगानिस्तान में जारी बहरान से निपटने के लिए डोनर्स ने $28 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी है, और आलमी बैंक के एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में ग़िज़ाई ज़रूरियात और सेहत की सहूलियात के लिए रकम वर्ल्ड बैंक के अफगानिस्तान के लिए तामीर नौ ट्रस्ट फंड से दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक बार फिर अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को ज़मीन पर बदतरीन बहरान करार दिया है, जहाँ तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख अफराद को शदीद सर्दी के मौसम में फौरी तौर पर खुराक की इमदाद की ज़रूरत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक अफगानिस्तान की तकरीबन आधी आबादी शदीद भूख, जबकि 30 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, और अगर फौरी तौर पर इस बहरान पर काबू नहीं पाया गया तो मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी।
नाज़रीन, अमेरिका ने अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे मुंजमद कर रखे हैं और तालिबान बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें इमदाद की बजाय जो उनकी रोकी गई दौलत है अगर वो वापस कर दी जाए तो मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जी, ये जो इमदाद दी जा रही है इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमें गेस्ट थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे होंगे, लेकिन जैसा कि हम आपको रोज़ाना ही तकरीबन अपडेट कर रहे होते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, रोज़ाना इसलिए अपडेट कर रहे होते हैं कि जैसा कि अभी वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी कहा गया है, दीगर कुछ लोग जो हैं वो भी बात करते हुए दिखाई देते हैं कि जी एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो यहाँ पर जन्म ले रहा है और इसको फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, इस पर काबू पाने की ज़रूरत है। खुराक का यहाँ पर बहुत बड़ा बहरान है, लोगों के पास रिहाइश नहीं है, मौसम शदीद सर्द हो गया है, अस्पतालों के अंदर अगर डॉक्टर्स मौजूद हैं उनको देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो हड़ताल पर चले जाएं, लेकिन जब वो अपने आवाम की हालत देखते हैं तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये आवाम की जो हालत है दीगर ममालिक को जितनी पहले नज़र आनी चाहिए थी उस तरह से दिखाई नहीं दी है। यही वजह है कि इमदाद आई तो है लेकिन ये इमदाद बहुत थोड़ी है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके लिए ये रकम जो है ये कोई हैसियत नहीं रखती है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि मरकज़ी बैंक को ये जो 1 करोड़ 92 लाख डॉलर्स मौसूल हुए हैं ये नाकाफ़ी हैं। असल में जो मुंजमद की गई रकम है अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान की, अगर वो रिलीज़ कर दी जाती है, अगर वो जारी कर दी जाती है, बहाल कर दी जाती है, तो अफ़गान में तालिबान हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर बहुत से मसाइल पर काबू पा सकती है। अच्छा, बहुत सारी शराइत रखी जा रही हैं अमेरिका की जानिब से, दीगर ममालिक की जानिब से कि क्यों अफ़गानिस्तान की मदद रोकी गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये पैसा सारा जो है ये मुंजमद किया गया है, रोका गया है, डायरेक्ट अफ़गान तालिबान को दे दिया जाता है, अफ़गान हुकूमत को दे दिया जाता है, तो वो शायद अपने आप को मजबूत करने में लग जाएंगे, असलाह खरीदने में या दीगर कुछ ऐसी कार्रवाइयों में जो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती हूँ। ये खदशा है अमेरिका को, दीगर जो डोनर्स हैं उनको, इसीलिए ये इमदाद जो है ये दी तो जा रही है लेकिन बड़े कम पैमाने पर दी जा रही है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो इमदाद है ये बराह रास्त अफ़गान हुकूमत को नहीं दी जाएगी, बल्कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जो तंजीमें काम करती हैं, उनके ज़रिए तकसीम की जाएगी और फिर इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, नज़र रखी जाएगी कहाँ जा रही हैं सारी चीज़ें। बहरहाल जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार फिरदौस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, उनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार फिरदौस साहब। शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो अभी रकम मुंतकिल कर दी गई है 1 करोड़ 92 लाख डॉलर अफगान के मरकज़ी बैंक को, एक तो इसको तकसीम करने में भी बहुत सारे मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ेगा, मरकज़ी बैंक में भी बहुत सारे ऐसे मामलात चल रहे हैं, ख़ुद अफ़गान हुकूमत के बहुत सारे मामलात चल रहे हैं जो भी तय नहीं हुए हैं इस रकम को तकसीम करने से लेकर, और फिर ऐसा नहीं है कि ये तो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है ये इमदाद जो है, अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देखा जाए इफ्तिखार फिरदौस साहब। देखें आसमा, एक बात तो इसमें कहना जो है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक एड डिपेंडेंट इकॉनमी है। जिस रकम का आपने जिक्र किया ये काफ़ी वक्त जो है वो बंद थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसका इशू जो है वो ये बनेगा कि यू विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ, आपको जो है एक ऐसा ज़रिया मिलेगा जिसके ज़रिए आप जो है उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान की ज़्यादातर इकोनॉमी जो रही है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो रही है, और उसके जितने भी महरिकात हैं वो इस वजह से जो है वो जो करंट सिचुएशन है वो, क्योंकि वो बेशतर जो बैंक ट्रांजैक्शंस है सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों की सैलरीज जो है वो 20 साल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो एक सिस्टम जो है वो बन गया है, वो बैंकिंग के जरिए जो है वो दोबारा उसको रीइन्विगोरेट करने के लिए आपको सिर्फ एड नहीं बल्कि एक ऐसी प्रॉपर इकोनॉमिक जो है एक्टिविटी चाहिए जिसके जरिए जो है वो आप पूरा जो है वो सब कुछ वो कर सकें एक मुल्क को रन करने के लिए। और उसके महरिकात जो हैं वो उससे वाज़ेह हैं कि जितनी भी उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, चाहे वो यूएस हैं वो या बाकी ज्यादा जो है वो ठीक है इफ्तिखार साहब, आपकी आवाज़ हम सुन पा रहे हैं, हमारे नाज़रीन सुन पा रहे हैं, आपको दिखा हम इसलिए नहीं पा रहे हैं, हालांकि आप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। कुछ स्काइप आपकी स्क्रीन में थोड़ा सा इशू है, अगर आप उसको रोटेट कर पाएँ जिस तरह से मेरे प्रोड्यूसर अगर आपको बता सकें तो बहुत बेहतर हो जाएगा, बल्कि बेहतर हो चुका है। जी इफ्तिखार फिरदौस साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी, तो मैं आपको आसमा ये बता रहा था कि जो आपका सेंट्रल बैंक है अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो एक्टिविटी जो है वो चाहिए वो एड डिपेंडेंट इकोनॉमी से जो है वो नहीं हो सकता। करंटली मगरबी ममालिक जिस डुअलिज्म का मुजाहरा जो है वो कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये है कि एक तो वो तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे बल्कि करना नहीं चाहते, और दूसरी बात ये कि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो जिस रकम का आपने जिक्र किया
وہ ناکافی ہے، کیونکہ افغانستان کے اپنے فروزن ایسٹس تقریباً 9 ارب ڈالر سے جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور جب طالبان کی حکومت وہ آ گئی افغانستان کے اندر اور جو اکانومی کی سچویشن تھی، اسی وقت آئی ایم ایف نے کوئی $450 ملین جو ہے وہ افغانستان کو دینے تھے، جو انہوں نے روک لیے۔ اور اگر میں کرنٹ سچویشن کی جو ہے وہ بات کروں تو افغان ڈالر کے مقابلے میں جو افغانی کرنسی تھی وہ تقریباً 77 روپے تھی اگست 15 تک۔ کل جو ان کی کرنسی جو ہے وہ کریش ہوئی ہے، وہ تقریباً 125 جو ہے بمقابلہ $1، جو تقریباً آلموسٹ ڈبل جو ہے 200% ڈیپریکیشن ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو اسے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں، اور لوگوں کے پاس کیش بھی نہیں ہے، بلکہ جب اس وقت افغانستان کے اندر آپ $200 سے زیادہ جو ہے وہ بینک سے وڈرا جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور کرنٹلی جو ہے ایک سیناریو ہے، تو اس میں نہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ کی کوئی اور اکنامک ایکٹیویٹی ہے، بلکہ یہ پوری جو ہے وہ ایڈ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور جیسے آپ نے انٹروڈکشن اس کا میں جو ہے حل وہ کیا بتایا، ہے؟ حل کیا ہے افتخار فردوس صاحب کہ کیا فوری طور پر کیا جانا چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں سر بھی جوڑ کر بیٹھتی ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، یہ ممالک سر جوڑ کر بیٹھے، بات ہوئی کیا کیا جا سکتا ہے، رزلٹ کوئی نہیں آیا سامنے۔ دیکھیں آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ رزلٹ یہی ہے کہ یہ ایڈ ڈیپینڈنٹ ہی اس کو رکھیں گے، کہ بہت ساری لوگوں کی نظر میں اور جو دوحہ ٹاکس کی نظر میں جو بات جو ہے وہ سامنے وہ آئی تھی کہ یہ ایک انٹرم حکومت ہے، یعنی اس کو آپ مکمل طور پہ حکومت جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی تو جب تک اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تب تک اس کی فارملائزیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، تب ٹھیک ہے، تک یہ ریکگنائز ایڈ کیے جانے ڈیپینڈنٹ۔ میں کیا، چلیں اس طرح سے اس سوال کو اس طرح سے کر لیتے ہیں نا، ریکگنائز کیے جانے میں کیا پرابلمز ہیں؟ کیا وہ شرائط جو رکھی جا رہی ہیں انسانی حقوق کو لے کر، اچھا انسانی حقوق تو پھر اس طرح سے بھی پامال ہو رہے ہیں، جو امداد نہیں دی جا رہی ہے اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے، اگر طالبان اس پہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں عورتوں کے حقوق دینے پہ، اقلیتوں کے حقوق دینے پہ، تو ابھی تو بچوں کے حقوق کا بھی استحصال ہو رہا ہے نا۔ افتخار صاحب آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، نومولود جو ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، حاملہ خواتین کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، خوراک نہیں ہے کہ وہ اس کو دودھ پلا سکے، ہاسپٹلز میں سچویشنز بہتر نہیں ہیں، تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، تو یہ سارے معاملات تو ایک بڑی بیٹھک ہونی چاہیے نا، اس میں حل ہونے چاہیے، نہ کہ یہ کہ نہیں پہل آپ کریں پہل میں کروں، تو کوئی بھی پہل نہیں کرے گا تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ افتخار صاحب یہ ایک اچھا سوال ہے آپ نے جو کیا، اور اس کا تو آپ مجھے تھوڑا موقع دیں، کیونکہ اس کا ایک لیگل پہلو ہے جو سمجھانا جو ہے وہ آڈینسز کو بھی ہے اور خود بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ افغانستان کو جو ہے وہ کیوں ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، کیونکہ افغانستان کا جو اپنا نام وہ ایک ملک کا جو نام ہوتا ہے، طالبان صرف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی وہ بدلنا نہیں چاہتے، بلکہ اس کو اسلامک ایمریٹس آف افغانستان جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی ریکگنیشن جو ہے، کیونکہ کچھ جو مغربی ممالک ہیں جہاں پر افغانستان کے ایسٹس ہیں، تو وہ گورنمنٹس کو جو ہے یا تو وہ گورنمنٹس کو ریکگنائز نہیں کرتی اور صرف سٹیٹس کو ریکگنائز کرتی ہیں، یا سٹیٹس کو ریکگنائز کرتی ہیں اور گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتی۔ اگر ایک ملک کا آپ نام بدل رہے ہیں تو اس کی ریکگنیشن جو ہے وہ تبھی ہوگی جب وہ ایک پاپولر جو ہے ووٹ سے یا ایک پاپولر گورنمنٹ اور انکلوزیوٹی سے جو ہے وہ آیا جائے۔ ایک گروپ اگر جا کر جو ہے وہ ملک کا نام جو ہے وہ تبدیل کرے گا، تب اس میں لیگل لیکونا بن جاتا ہے اس کی ریکگنیشن میں کہ وہ گلوبلی اس کو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرے پہلو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بچے وہاں پر مر رہے ہیں، وہاں پر آلموسٹ افغانستان کے اندر جو ہے اکتوبر کے اندر جو ہے ہر 3 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ میل نرش تھا، یعنی اس کو جو ہے غذائیت اس کے جسم کو جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی، اینڈ دے آر آلموسٹ سک۔ اور سردیوں کے اندر جو ہے ایک میس ڈسپلیسمنٹ کا جو ہے ایک خدشہ جو ہے وہ ابھی بھی ہے، لیکن اس کے لیے صرف اور صرف ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے وہ کر رہی ہے۔ ڈپلومیٹک مشنز اپنے آفیسز نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامک اسٹیٹ جس کو ہم داعش کہتے ہیں اس کا خطرہ افغانستان کے اندر موجود ہے، اور وائلنس کو طالبان کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ ناکافی رہے۔ باقی جو ایڈ جو ملتی ہے وہ تو وہ ڈسپرسمنٹ لنکڈ انڈیکیٹرز میں، کیونکہ دوحہ ٹاکس کے اندر افتخار طالبان فردوس صاحب دوحہ ٹاک کی آپ نے بات کی، ایک اور بڑی امپورٹنٹ ٹاک ہونے جا رہی ہے، بڑے اہم معاملات ہونے جا رہے ہیں، بڑا غیر معمولی اجلاس ہونے جا رہا ہے 19 دسمبر کو، اور یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جی اسلام آباد کے اندر، OIC وزرائے خارجہ اجلاس۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی نہ کوئی بہتر نتیجہ، کوئی ٹھوس نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ قائم ہو سکے،
کہ ابھی طالبان حکومت کے ساتھ جو دیگر ملکوں کے معاملات ہیں وہ بہتر کیے جا سکیں. جس طرح سے دوحہ کردار ادا کر رہا ہے, پاکستان کا بھی بڑا کردار ہے نا افتخار صاحب, پاکستان کی تو قربانیاں بھی بہت ساری ہیں, بے پناہ ہیں. بالکل جی آزما, میں آپ کے ساتھ 100% اس بات میں ایگری کرتا ہوں کہ افغانستان تحکیم کرنے میں پاکستان کا ایک بہت اہم کردار ہے. اور میرے خیال میں جو ایک عالمی اسلامی کانفرنس جو اسلام آباد کے اندر بلائی جا رہی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ افغانستان کی حکومت یا طالبان کی حکومت وہ ریکگنائز نہیں ہے, پھر بھی ان کو پارٹیسپینٹ نہیں بلکہ ایز این آبزرور جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے, صرف اسی بات کے حوالے سے کہ ان کے مسائل جو ہے وہ ڈسکس ہوں گے. اور امید یہی رکھی جا رہی ہے کہ اس پارٹیسپیشن سے کوئی نہ کوئی ایسا فارمیٹ جو ہے وہ نکل کے آ جائے گا کہ افغانستان کی جو ضروریات ہیں اس کو مغربی ممالک سے کاٹ کر جو ہے اسلامی ممالک کی طرف لے آیا جائے. تو امید یہی ہے, دیکھ رہے ہیں اب اس میں سے بنتا کیا ہے, لیکن میرے خیال میں اس میں بیک چینل جو ٹاکس ہو چکی ہے کافی حد تک اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری آنے کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ کرے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں, خاص طور پر یہ جو OIC وزرائے خارجہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر 19 تاریخ کو. معاملہ جو بھی رہے گا ہم اپنے دیکھنے والوں کو یقیناً آگاہ کرتے رہیں گے. افتخار فردوس صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور معاملات ایسے لگ رہا ہے کہ بہت سارے خطوں میں بہت زیادہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ابھی کیونکہ ہم بات کریں گے روس اور امریکہ کے درمیان جو یوکرین کا معاملہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, بلکہ اس پر جو کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی. ناظرین, دونوں جانب سے لفظی گولہ باری جاری ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو دھمکی دے دی ہے, خبردار کر دیا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اسے بھاری قیمت اٹھانا پڑے گی. رپورٹس ہمارے پاس جو آ رہی ہیں وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں روس کو تباہ کن معاشی نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. یوکرین کے معاملے پر G7 ممالک کے وزرائے خارجہ نے بیان دیا کہ اگر روس نے یوکرین پر فوجی مداخلت کی تو اسے سنگین نتائج کے لیے تیار رہنا ہوگا. برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ ماسکو اس بات کو ذہن میں رکھے کہ یوکرین پر حملہ نیٹو پر حملہ سمجھا جائے گا. امریکی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق روس اگلے 2 ماہ کے دوران یوکرین پر بڑا حملہ کر سکتا ہے اور اس سلسلے میں اس کے 2.25 لاکھ فوجی تیار ہیں. G7 ممالک نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ خطے میں فوج کی تعداد بڑھانے سے باز رہے. روس نے G7 ممالک کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا ہے. روسی صدر ان کا کہنا یہ ہے, ان کے ترجمان جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مغرب کو روسو فوبیا ہو گیا ہے اور ہمارا یوکرین پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. دوسری جانب G7 اجلاس میں عالمی سطح پر چین کے بڑھتے اثر و رسوخ اور اقتصادی طاقت کو مغرب کی اجارہ داری کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے. بہت سارے معاملات ہیں جو ایک ہی وقت میں چل رہے ہیں. چائنا کو لے لیجئے, رشیا کو لے لیجئے, ان کے درمیان ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کچھ نہیں بلکہ بہت بہتر ہیں. افغانستان کو لے کر یہ ایک پیج پر دکھائی دیتے ہیں اور دیگر معاملات ہیں جس میں تعاون بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن یہ تعاون بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ کھٹک رہا ہے. کب تک کھٹکتا رہے گا, کوئی حل نکلے گا یا واقعتاً روسو فوبیا ہو گیا ان تمام لوگوں کو, یہ ہم جان لیتے ہیں. جی سینئر صحافی مرتضیٰ شاہ صاحب لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ویڈیو لنک پر نہیں آج جی ہمارے ساتھ آڈیو لنک پر موجود ہیں, انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مرتضیٰ شاہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مرتضیٰ, ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری ریکویسٹ پر آپ ہمارے لیے وقت نکال رہے ہیں. مرتضیٰ, یہ کیا ہے, روسو فوبیا ہے یا واقعی امریکہ کے الزامات درست ہیں, روس واقعی یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے, معاملہ کیا ہے, آپ تک کیا انفارمیشن پہنچی ہے؟ دیکھیے, جو سچ ہے وہ امریکہ اور جو رشیا کی جو سٹیٹمنٹس اور جو بیلیجرنٹس ہے ان کی جو پوزیشن ہے اس کے درمیان میں کہیں ہے. یہ جو پوری جو ٹینشن چل رہی ہے اس کا جو اصل جو وہاں پہ جو ذخائر ہیں, جو آئل اینڈ گیس ہے, یہ ٹینشن ساری اس کے اوپر ذخائر کی بات ہے. اور جو ریجنل ہیجمنی ہے یہ اس کے حوالے سے ساری ٹینشنز ہیں. امریکہ کی جو سٹیٹمنٹ یہ بہت سویپنگ ہے کہ وہ رشیا حملہ کرنا چاہتا ہے. رشیا بالکل وہاں پر ایک کلیئر رشیا نے ایک ہوسٹائل پوزیشن دی ہوئی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رشیا کو اپنی اب بہت ساری جو وہاں پر اپنی ریزرویشن ہے. رشیا یہ سمجھتا ہے کہ جو یوکرین ہے وہ کالونی بن چکا ہے وہاں پر امریکہ کی اور جو نیٹو فورسز ہیں ان کی, اور یہ کہ یوکرین کو بیس بنایا جا رہا ہے وہاں پر کہ فیوچر میں اگر کبھی رشیا کے اوپر بہت بڑا اگر اٹیک کرنا پڑے جس میں اس کو مکمل طور پر کرپل کرنا مقصود ہے. اس کے ساتھ ساتھ رشیا نے جو پورے پچھلے کئی سالوں سے ایسی سیریس ایفرٹ نہیں کی کہ وہ یوکرین کے ساتھ وہ اپنے حالات جو معاملات ہیں وہ بہتر بنائے, جبکہ دوسری طرف یوکرین کو بھی چونکہ یوکرین کو فل سپورٹ حاصل ہے جو G7 کنٹریز ہیں, نیٹو, امریکہ کی, اور تھرو آؤٹ رہی ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن کے انڈر یہ کسی عرصے میں کم ہوئی تھی, لیکن وہ جو اب وہی سچویشن ہے کہ امریکہ فلی اس وقت یوکرین کی حکومت کے پیچھے کھڑا ہے. اور دوسری طرف
जो रशिया है वो भी जो यूक्रेन है उसको एक सेकंड क्लास कैटेगरी में उसको ट्रीट कर रहा है। ज़्यादा जो दोनों पोजीशन हैं उसमें जो यूक्रेन एक फुटबॉल इस वक्त बना हुआ है। जो अमेरिका का ये कहना कि रशिया वहाँ पर सिर्फ हमला करना चाहता है, रशिया ने वहाँ पर जो फौजें अपनी ज़रूर असेंबल की। इस वक्त तक जो अमेरिका कह रहा है कि 2 लाख तक फौजें हो चुकी हैं, लेकिन रशिया कह रहा है कि इस वक्त तकरीबन 70 से 90 हज़ार के दरमियान जो फौजी हैं वो उन्होंने जो तैयार कर रखे हुए हैं। रशिया बिल्कुल एक क्लियर पोजीशन दे रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो यूक्रेन पे हमला करेगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊं कि 2014 के मिडल में जो उस वक्त बाकायदा तौर पर जंग शुरू हुई थी, मैं उस वक्त यूक्रेन में मौजूद था जब रशिया ने बमबारी शुरू कर दी थी। मैंने उस वक्त तकरीबन 3 दिन में यूक्रेन में रहा था और मैंने देखा था कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। रशिया उस वक्त अगर चाहता तो टेक ओवर कर सकता था, रशिया टेक ओवर नहीं करना चाहता। यूक्रेन की फोर्सेस रशिया के सामने बिल्कुल नहीं लड़ सकती। लेकिन ये सारी जो टेंशन आपको नजर आ रही है, ये इवेंचुअली जंग तो नहीं होनी, लेकिन इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अगर जरूरत पड़ती है तो रशिया जो बॉर्डर एरियाज पर बमबारी जरूर करेगा और कैपिटल तक रशिया बहुत आसानी से हिट कर सकता है। ये रशिया ने पहले भी किया हुआ है। उम्मीद यही है कि जो दोनों जो ब्लॉक्स हैं ये आपस में बातचीत करके इस मसले को रिजॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें जो एक बहुत आम फैक्टर ये है कि रशिया जो जितने भी अमेरिका और दूसरे ममालिक हैं उनको वहाँ पर अब क्लियर रशिया जो रीजन में पोजीशन ले रहा है कि रशिया ये समझता है कि उसको बार बार उसको थ्रेट किया जाता है और रशिया वहाँ पर ये बिल्कुल एक क्लियर एक होस्टाइल पोजीशन इन ममालिक के खिलाफ ले रहा है। जी ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा ये बता दीजिएगा, ये जो G7 ममालिक ने रूस को धमकी दे दी है कि जी अगर आप यूक्रेन में फ़ौजी मुदाखलत करते हैं तो संगीन नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे जंग छेड़ना चाहते हैं अमेरिका हो या इत्तेहादी हों। लेकिन इससे पहले जो 1-2 घंटे की मीटिंग हुई थी दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान, अमेरिका के दरमियान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, उससे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो बेहतर किए जा सकते थे, या आपको लगता है कि नहीं एक ऐसी कि कोई और मीटिंग जो है वो होनी चाहिए, कोई इजलास बुलाया जाना चाहिए, या ऐसी कुछ इत्तलात हैं कि ऐसा होने वाला है कुछ आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे कि आपने कहा कि मामलात अभी भी मुज़ाकरात से बेहतर किए जा सकते हैं? जी देखिए, इनकी जो पिछले जब से जो कोल्ड वॉर के बाद जब से जो करंट जो मौजूदा आज के ज़माने का जो रशिया है, जो उनकी पोजीशन बेहतर हुई है, उसमें अगर आप देखें जब भी इनकी लड़ाई होती है या टेंशन होती है उसमें जंग तो नहीं हुई। इवेंचुअली ये मामलात एक दूसरे के साथ बैठकर हल करते हो। यही बात रशिया समझता है कि जो उनको कहा जाता है कि हम इकोनॉमिकली आपको मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देंगे। रशिया को पता है कि अमेरिका और जो उसके इत्तेहादी हैं, चाहे वो बरतानिया है या दूसरे मगरबी ममालिक हैं, वो एक एक्सटेंट से ज़्यादा रशिया का कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कि रशिया बजाय खुद इस वक्त जो रशिया का अपना जो मुख्तलिफ जो वेस्टर्न यूरोप के जो ममालिक है, दूसरे ममालिक उनके ऊपर जो रशिया का कंट्रोल है और वहाँ पे रशिया कंट्रोल करता है गैस और ऑयल सप्लाईज और बहुत सारे दीगर जिसके ऊपर जो यूरोप की जो डिपेंडेंस है रीजन में, रशिया इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। लिहाजा रशिया को पता है कि वो उसमें ये जो धमकियां हैं कि हम आपको ये सैंक्शंस कर देंगे, वो कर देंगे, वो सैंक्शंस ऑलरेडी रशिया के ऊपर हैं। और बहुत जो इकोनॉमिक सैंक्शंस की अगर आप बात करें तो रशियन कंपनीज यानी इनके हालात प्रैक्टिकली ये हैं कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जो रशियन डिसिडेंट थे लंदन में, उनको रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने उनको यहाँ आकर मार दिया। उसके बाद भी कहा गया था कि उसके बाद बाकायदा तौर पर पाबंदियां लगी, वो पाबंदियां हैं अभी तक। रशिया को जहाँ तक जो क्रिपल किया जा सकता था ये कर चुके हैं। उसके बाद जो रशिया चूंकि इकोनॉमिकली एक हद से ज्यादा इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, लिहाजा इवेंचुअली ये जो सारी धमकियां हैं उसके बाद अगर तो बाकायदा तौर पर जंग शुरू होती है तो फिर तो ये शायद जो नेक्स्ट लेवल पे जो चीज़ जाएगी। लेकिन अभी तक जो ये धमकियां दी जा रही है ये तकरीबन अब रोजाना का मामूल बन चुकी हैं। इस वक्त चूंकि जो रशिया ने फोर्सेस मूव की हुई हैं, इस वजह से ये मामला ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। लेकिन इसमें इससे ज्यादा जो रशिया को ये बात बहुत अभी तक जो रशिया का अपना एक्सपीरियंस है पिछले तकरीबन 20 से 30 साल का, वो रशिया को ये बात समझ में आ चुकी है कि ये जो मुख्तलिफ ममालिक हैं ये रीजन में उसको कंटेन करने के लिए, कर्टेल करने के लिए ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो ये अफोर्ड नहीं करते कि वो प्रैक्टिकली रशिया के ऊपर कोई बड़ी जंग शुरू कर सके। अच्छा मुर्तज़ा, ये जो G7 ममालिक का इजलास हुआ है, इसमें जहाँ रशिया के ऊपर बात की गई है वहाँ चाइना के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात की गई है, तो फिर क्या हम ये समझें कि ये जो खित्ते के अंदर बदलती हुई सूरत हाल है, चाइना का बढ़ता हुआ रसूख है, बढ़ती हुई ताकत है, इससे लेकर सारी परेशानी है, इससे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं जो मुंसलिक होती हैं, इससे जाके जुड़ती हैं, ये असल वजह है?
कितने में ताकत का देखिए, तवाज़ुन जो है मुर्तज़ा? ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं जाकर इकोनॉमी से लिंक्ड है, चाहे वो रशिया और G7 की टेंशन है, अमेरिका की टेंशन है, या जो चाइना का रोल। अब चाइना का मैं अगर आपको एक जो कॉमन मैन टर्मिनोलॉजी में अगर मैं आपको बताऊं तो वेस्टर्न जो मार्केट्स हैं वो इस वक्त चाइनीज गुड्स से भरी पड़ी हैं। ये अब जितनी भी जो यहाँ पर इवन के जो यहाँ पर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, एप्पल्स और दूसरे, ये सारे लोग अब चाइना से वहाँ से वो अपनी चीजें बनवा रहे हैं। तो ये मार्केट्स तो रशिया जो चाइना की जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ हुई है इसको तो अब ये ऑलरेडी उन्होंने स्पेस दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ये मगरबी ममालिक अब ये समझते हैं कि चाइना इतना तेजी से आगे जा रहा है प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और वहाँ पे चूंकि जो लेबर कॉस्ट है वो ना लेबर लॉज है, ना वहाँ पर बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज भी नहीं है, तो चाइना उनके लिए उन हवालों से एक बहुत बड़ी थ्रेट पोज कर रहा है। ये हुआ है कि बहुत सारी चीजें अब रीसेट हो रही हैं। जो अमेरिका में जब रिपब्लिकन्स की हुकूमत थी, पिछली हुकूमत जो थी जो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, उसमें एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ली थी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बहुत पावरफुल है। पूरी उस वक्त भी वहाँ पर पूरे जो मुख्तलिफ लोग समझते थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, चाहे वो रशिया के साथ है, चाइना के साथ है, वो सही नहीं हो रहा, क्योंकि वो पूरी जो एक अमेरिका की, आपको याद होगा उससे पहले एक बड़ी एंटी चाइना पॉलिसी थी, एंटी रशिया पॉलिसी थी, वो बहुत सारी चीजें उन्होंने रीसेट की, कम की उन्होंने। और वो जो स्पेस है जो बाइडेन है वो ये समझते हैं कि जो पुराना अमेरिकन जो पोजीशन थी उस पोजीशन पे ले जाया जाए, जिसमें चाइना के खिलाफ एक क्लियरली नजर आए कि हम चाइना के खिलाफ हैं। चाइना को इकोनॉमिकली जो वेस्ट में और वेस्ट से बाहर एक हद से ज्यादा आगे न बढ़ने दिया जाए, और यही वो जो इंटेलिजेंस असेसमेंट यही है कि फ्यूचर में जो बड़ा जो इकोनॉमिक ब्लॉक बनने जा रहा है वो चाइना है, और चाइना के साथ रशिया जैसे ममालिक हैं वो अब ये समझते हैं कि ये जो माजी की जो डेवलप वर्ल्ड थी अब उसकी अनसर्कलमेंट हो रही है, दैट इज इकोनॉमिक अनसर्कलमेंट। उसको अब बाकायदा तौर पर कंटेन करने के लिए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हो, जो दीगर इश्यूज हो, पिछले दिनों जो ग्लासगो में समिट हुई थी उसमें भी आप देखिए कि वो बात सारी जाकर चाइना के खिलाफ कहीं ना कहीं हुई थी। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं मुर्तज़ा के ताकतवर ममालिक जो हैं वो खित्ते में जो बदलती सूरत हाल है उस पर बहुत ज़्यादा उनके खदशात हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर उसी जानिब इशारा करती हैं, और सूरत हाल इसीलिए ये क्रिएट हो रही है। बहरहाल मुर्तज़ा शाह साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारी रिक्वेस्ट पे हमेशा की तरह आज भी हमारे लिए वक्त निकाल रहे थे हमारे शो के लिए, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा शाह साहब आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। जब बात कर रहे थे यूक्रेन के हवाले से, रशिया कह रहा है कि मैं अटैक ही नहीं करना चाह रहा हूँ, अमेरिका को ऐसा लग रहा है, G7 ममालिक को ऐसा लग रहा है कि रशिया ऐसे करने जा रहा है, उसको थ्रेट किया जा रहा है, जबकि रशिया का कहना है कि सिर्फ रूसोफोबिया है और कुछ नहीं है। देखते हैं जी सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करती है, अटैक होता है या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए पहले की तरह ही तमाम मामला जो हैं वो हल हो जाते हैं। बहरहाल प्रोग्राम में अभी हमें बात करनी है ऑस्ट्रेलिया की और जनूबी कोरिया की, क्योंकि इन दोनों के दरमियान दिफाई मुआहदा जो है वो तय पा गया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और जनूबी कोरिया के सदर मून जाए इन ने $1 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के दिफाई मुआहदे पर नाज़रीन दस्तखत कर दिए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 60 बरस मुकम्मल हुए हैं, उस दिन ये मुआहदा तय पाया है। दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले इस मुआहदे के अंदर क्या है, क्या शराइत हैं, क्या ज़वाबित हैं, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में हैं। जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन के ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान तकरीबन 717 करोड़ अमरीकी डॉलर के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के तहत जनूबी कोरिया की दिफाई कंपनी हनवा ऑस्ट्रेलियाई फौज को दिफाई साजो सामान मुहैया करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुआहदा ऐसे वक्त हुआ है जब दोनों मुल्कों के बाहमी सफारती ताल्लुकात को 60 बरस मुकम्मल हो गए हैं। ये मुआहदा ऑस्ट्रेलिया का किसी एशियाई मुल्क के साथ अब तक का सबसे बड़ा दिफाई मुआहदा है। मीडिया ब्रीफिंग में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि जनूबी कोरिया से तय पाए गए मुआहदे का हुजम ये साबित करता है कि वो कितनी बड़ी सलाहियत का हामिल मुल्क है। जनूबी कोरिया की दिफाई सनतें किन सलाहियतों की मालिक हैं। मुआहदे से ऑस्ट्रेलिया में 300 के करीब नई मुलाजमतों के भी पैदा होने का इम्कान है। दोनों रहनुमाओं ने बाज़ाब्ता रवाबित को एक जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में भी अपग्रेड करने पर इत्तफाक किया है। ऑस्ट्रेलिया में होते हुए भी जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चीन के साथ ताल्लुकात को फरोग देने पर जोर दिया और 2022 में बीजिंग में होने वाले सरमाई ओलंपिक खेलों की अमेरिका के सफारती बाइकॉट में शामिल होने से इनकार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दिफाई मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया और चीन के दरमियान
कशीदगी में इजाफा हो रहा है। हाल ही में अमेरिका और बरतानिया की शराकतदारी के साथ कैनबरा ने जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोजें बनाने के एक मुआहदे का ऐलान किया था, जिसकी बीजिंग ने बड़े पैमाने पर मजम्मत की थी। अमेरिका जाना है हमें, जहां मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी है। हुक्काम ने 100 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक कर दी है, जिनमें अमेज़ॉन के वेयर हाउस के 6 वर्कर्स भी शामिल हैं। बगोलों से बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं अमेरिका की जहां बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं जी, हवा के ये तेज़ बगोले थे। बहुत ज़्यादा जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा लग रहा है जी जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तबाही जो है वो हुई भी है। यकीनी तौर पर 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो मर गए हैं। और अमेज़ॉन का जो वेयर हाउस है उसकी क्या सूरत हाल है ये भी इन विजुअल्स में हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ बहुत सारा सामान रखा गया था जिसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन दुनिया में चूंकि और भी बहुत कुछ हुआ है, कोशिश हमारी ये होती है कि कोई खबर जो है वो आप तक पहुंचने से रह ना जाए। तो चलते चलते एक नज़र डालते हैं उन तमाम खबरों पर। हमें इजाज़त दीजिए, कल रात दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद। नई तारीख रकम कर दी। 22 साल तलहा तालिब वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतकर ये एजाज हासिल किया और न सिर्फ अपना बल्कि मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वतन अजीज का नाम रोशन करने वाले तलहा तालिब रवां साल होने वाले ओलंपिक्स मुकाबलों में भी 5वें नंबर पर रहे हैं। इजराइल के शहर एलात में मुनक़िदा 70वें मिस यूनिवर्स मुकाबले में भारत ने 21 साल बाद आलमी मुकाबले हुस्न अपने नाम कर लिया। 21 साल हरनाज सिंधु ने हतमी मरहले में पैराग्वे की नादिया फरेरा और जनूबी अफ्रीका की लालेला मसवाने को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। जापानी इंजीनियरों ने एक ऐसी बस बनाई है जो सिर्फ 15 सेकंड में रोड से रेलवे ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इस बस को डुअल मोड व्हीकल या दोगली गाड़ी का नाम दिया गया है, जो सड़क और रेल की पटरी दोनों और इसके ढांचे को तख्लीक करने में 20 साल लगे। खातून के ख्वाब और इसके ढांचे को तख्लीक करने में 20 साल लगे। खातून के ख्वाब हकीकत में बदल गए। अमेरिका में खातून ने ख्वाब देखा कि इसने लॉटरी में $25,000 रकम जीत ली है, लेकिन इसका ये ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया और इससे भी कहीं ज्यादा का कैश इनाम निकल आया। इनामी रकम $3 लाख थी। खातून घर खरीदने के साथ साथ रकम को सरमायाकारी में लगाने की ख्वाहिशमंद है। चीन का शहरी सयाहती मकाम समझकर कराची की कटी पहाड़ी पहुंच गया। शहरियों ने चीनी बाशिंदे को देखकर पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस चीनी बाशिंदे को रेस्क्यू करके अपने साथ ले आई। चीनी शहरी ने बताया कि वो बिजनेस वीजे पर पाकिस्तान आया है और कटी पहाड़ी को सयाहती मकाम समझकर वहां सैर के लिए पहुंच गया था।